हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन का टॉपिक शुरू किया था। इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने शुक्राणु जनन के अंतर्गत वृषण के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम देखा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू फेजेस। तो जो संपूर्ण प्रक्रम होता है शुक्राणु जनन का, उसे हम निम्न प्रकार से दो अलग अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो चरण आता है इसमें ये आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण होना। तो इसके अंतर्गत माइटोसिस की क्रिया होती है यानी समसूत्री विभाजन, और मियोसिस की क्रिया यानी अर्धसूत्री विभाजन, दोनों इसके अंदर आते हैं। दूसरा जो स्टेप आता है, दूसरा चरण जो आता है, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटिड किस प्रकार से बनते हैं। दिस फेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। तो यह जो अवस्था है इसे तीन उप अवस्थाओं के अंदर हम बांट सकते हैं। सबसे पहली जो अवस्था आती है इसमें, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, या इसे गुणन प्रावस्था कहते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो नॉन एज प्रोलिफेरेशन एंड रीन्यूअल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो इस अवस्था को हम प्रोलिफेरेशन फेज या प्रचुरोद्भवन की अवस्था के रूप में जानते हैं, या इसे रिन्यूअल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया का, यानी कि जो शुक्राणु मात्र कोशिका होती है, ये इसमें पुनः निर्माण इनका होता रहता है। ड्यूरिंग दिस फेज द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया which are situated at the periphery of seminiferous tubule। तो इस अवस्था के अंतर्गत जो डिप्लॉयड यानी द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये व्यवस्थित रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या जो रेता नलिकाएं होती है उनकी पेरिफ्री यानी उनकी परिधि के ऊपर उपस्थित होती है। मल्टीप्लाई माइटोटिकली टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो कि डिप्लॉयड या द्विगुणित होते हैं, ये आगे मल्टीप्लाई करते हैं यानी आगे संख्या में वृद्धि करते हैं, और ये जो विभाजन होता है इनमें, ये माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी इनमें समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है जिससे स्पर्मेटोसाइट्स जो है बनते हैं। एंड ऑल्सो to give rise to new spermatogonia and enter the phase of growth। तो इसके द्वारा स्पर्मेटोसाइट्स भी बनते हैं, और उसके बाद में नए स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। तो इसके साथ में यानी स्पर्मेटोगोनिया भी बनते हैं और स्पर्मेटोसाइट्स भी बनते हैं, और यह आगे जब स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं तो ये ग्रोथ फेज यानी वृद्धि की प्रावस्था के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दूसरी इसकी जो उपप्रावस्था आती है इसे ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज अ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टेक्स प्लेस। तो इस अवस्था के दौरान स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो लिमिटेड ग्रोथ या सीमित वृद्धि जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। देयर वॉल्यूम बिकम्स डबल। इनका जो आयतन होता है वो डबल या दोहरा हो जाता है, जो कि शुरुआत में जो इनका आयतन होता है उससे दोहरा आयतन जो है इस अवस्था के अंदर हो जाता है। एंड दे आर नाउ कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और अब इन स्पर्मेटोगोनिया को कहा जाता है प्राइमरी या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, विच आर स्टिल डिप्लॉयड इन नंबर। जो कि अभी भी द्विगुणित ही होते हैं, क्योंकि पहले जो डिवीजन जिसके द्वारा ये इनका निर्माण हुआ वो डिवीजन उनमें समसूत्री विभाजन था, और समसूत्री होने के कारण जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं ये भी द्विगुणित होते हैं। नाउ दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज, नेमली मैचुरेशन फेज। तो वृद्धि करने के बाद में जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये प्रवेश करते हैं अगली प्रावस्था के अंदर, जिसे मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था कहा जाता है।
तो इसके बाद आती है तीसरी इसकी उपप्रावस्था, जिसे मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ मियोटिक और मैच्योरेशन डिवीजन। तो जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होते हैं इस अवस्था के अंदर प्रवेश करते हैं प्रोफेज अवस्था के अंदर, जो कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था होती है, उसके अंदर ये प्रवेश करते हैं, या इसे मैच्योरेशन डिवीजन या परिपक्वन विभाजन भी इसे कहा जाता है। तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योरेशन फेज के अंदर आते हैं, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोटिक प्रोफेज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन की पहली प्रावस्था जो प्रोफेज होती है, ये बहुत ही अधिक जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट्स। तो इसके अंदर प्रोफेज में सबसे पहले इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से है कि इनमें क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट या गुणसूत्रीय पुनः व्यवस्थाएँ जो है इनके अंदर अत्यंत अधिक चलती रहती है। विच आर एक्कम्पनीड बाई मॉलिक्यूलर चेंजेस, और इनके साथ में ही इन क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट के साथ जो क्रोमोजोम्स या गुणसूत्र होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर चेंजेज या आणविक परिवर्तन जो होते हैं इनके अंदर दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस, यानी मियोसिस के दौरान फर्स्ट न्यूक्लियर डीएनए डुप्लीकेट्स। तो सबसे पहले जो इनका केंद्रक डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर उपस्थित जो डीएनए होता है ये द्विगुणित होता है, डुप्लीकेट्स होता है, यानी इसकी कॉपी जो है वो बनती है। ईच होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट्स पेयरिंग। तो प्रत्येक जो समजात गुणसूत्र होते हैं ये आपस में युग्म या पेयर बनाने की क्रिया शुरू करते हैं। इस क्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है। एंड लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट्स अप इनटू टू क्रोमेटिड्स, और ये ऊर्ध्वाधर रूप से यानी लॉन्गिट्यूडनल रूप से स्प्लिट होते हैं या विभाजित होते हैं, जिससे ये दो क्रोमेटिड्स के अंदर टूट जाते हैं। बोथ ऑफ विच रिमेन जॉइंड बाई अ कॉमन सेंट्रोमियर, और दोनों ही जो क्रोमेटिड्स यानी दो क्रोमेटिड्स जो बनते हैं ये आपस में एक स्थान से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो जो क्रोमोसोम दोनों जो अलग होते हैं उनमें एक बिंदु रूपी संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, और वो केवल इसी स्थान से ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बाई कायज़मा फॉर्मेशन, यानी कायज़मा फॉर्मेशन के कारण म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सम क्रोमोसोम मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच होमोलोगस पेयर अकर्स। तो इनके अंदर जो कायज़मा फॉर्मेशन होता है, तो दोनों ही जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, यानी अलग अलग क्रोमेटिड्स जो होते हैं, होमोलोगस ये नहीं होते हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके मध्य में कुछ गुणसूत्रीय पदार्थों का आदान प्रदान इनमें दोनों तरफ से होता है। और प्रत्येक जो होमोलोगस पेयर है, यानी ये जो टेट्राड अवस्था में होता है, तो एक क्रोमोसोम जब डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिड्स बनाता है। ये इसका दूसरा जो पेयर होता है ये कहलाते हैं आपस में समजात गुणसूत्र। अब ये जो आपस में कहलाते हैं समजात गुणसूत्र, इनमें से जो दो स्ट्रैंड्स होती है, यानी एक अलग जो है क्रोमोसोम की होगी और ये दूसरे क्रोमोसोम की होगी, तो इन्हें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, और ये जो क्रॉस रूपी संरचना बनती है इसे कायज़मा कहा जाता है। तो कायज़मा फॉर्मेशन होता है, और इस एक गुणसूत्र के जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो डीएनए होता है, ये इस केवल जो नीचे की क्रोमेटिड होती है केवल उसमें ये दोनों आदान प्रदान करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। और ये जो अवस्था होती है जिसमें चार क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं ये टेट्राड अवस्था कहलाती है, और इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो ये क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाएगी। टू प्रोवाइड एन ऑलमोस्ट इनडेफिनिट वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल जीन्स इन एनी गेमेट,
और इसके कारण भिन्न प्रकार के जो वैरायटी या भिन्नताएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। इनके जीनों के कॉम्बिनेशन जो होते हैं या जो जीन की जो सीरीज़ होती है वो इनके अंदर कॉम्बिनेशन नए बनते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये इनके पैटर्नल जीन्स होते हैं, पैतृक जीन्स होते हैं। और किसी भी गैमेट या युग्मक निर्माण में ये जीनों की जो स्ट्रक्चर यानी जो जीन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। Lastly, two chromosomes of each homologous pair migrate towards opposite poles of the primary spermatocyte। तो जैसे ही ये विभाजन समाप्त होता है तो जो दो क्रोमोसोम होते हैं प्रत्येक होमोलोगस पेयर के, ये माइग्रेट करते हैं, यानी प्रत्येक जो पेयर होता है ये पेयर एक अलग अलग जो पोल या ध्रुव होते हैं कोशिका के अंदर, दोनों अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर ही होते हैं जब इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो प्रत्येक जो क्रोमोसोम होता है यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों ही अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करते हैं जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होते हैं। नाउ ईच पोल ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैज़ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है इसके प्रत्येक ध्रुव पर एक हैप्लॉइड यानी अगुणित सेट होता है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों का जो सेट होता है वो हैप्लॉइड या अगुणित प्रकार का हो जाता है। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और प्रत्येक जो सेट होता है जो दो अलग अलग हुए हैं क्रोमोसोम, इनके ऊपर यानी चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, डेवलप्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो निर्माण है ये अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो प्रथम मियोटिक डिवीजन या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, एज अ रूल यानी नियम के अनुसार, इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और इसके बाद में जो मियोटिक डिवीजन होता है उसके बाद में इनमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी जो इसका कोशिका द्रव्य होता है वह विभाजित होता है। तो प्रथम मियोटिक डिवीजन होता है, फिर इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। विच डिवाइड्स ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटू टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और प्रत्येक जो इनके अंदर यानी कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं इनके अंदर डिवाइड हो जाते हैं और दो जो हैप्लॉइड नंबर बनते हैं यानी दो अगुणित प्रकार की द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट इनके अंदर बनते हैं। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज सेकेंड मियोटिक और मैच्यूरेशन डिवीजन। तो जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं ये आगे प्रोसेस करते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यानी जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर ये प्रवेश करता है या इसे परिपक्वन विभाजन कहते हैं, विच इज़ अ सिंपल माइटोसिस। और ये जो सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है वह सरल प्रकार का माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। एंड प्रोड्यूसेज 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। और इसके द्वारा 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। दीज आर नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये कार्य विहीन होते हैं, यानी ये फंक्शनल युग्मक नहीं होते हैं। टू बिकम फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, यानी कि कार्यशील स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए दे हैव टू अंडरगो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ साइटोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्हें फंक्शनल बनने के लिए ये जाते हैं एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत जिसमें इनके अंदर अनेक प्रकार के जो जीव द्रव्य परिवर्तन होते हैं वो भी आते हैं और इसके साथ में कुछ रासायनिक रूपांतरण जो है वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अ प्रोसेस यूजुअली रेफर टू एज स्पर्मियोजेनेसिस। और यह जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यानी स्पर्मेटोजोआ के स्पर्मेटिड्स जो होते हैं इनमें
इनको फंक्शनल बनने के लिए यानी कार्यशील होने के लिए एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जितने भी चेंजेज होते हैं यानी स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन के दौरान जो चेंजेज होते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं, यानी कि ये जो इसकी फर्स्ट फेज है जिसे प्रोलिफरेशन फेज या प्रचुरोद्भवन की अवस्था कहते हैं, इसके अंदर केवल इनमें माइटोसिस की क्रिया होती है, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा ये आगे डिवाइड होते हैं। तो जैसे ही डिवाइड होते हैं तो इनके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया भी बनते हैं नए, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो वृद्धि प्रावस्था जो कि इसकी सेकंड प्रावस्था है इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ग्रोथ फेज के अंदर इनका जो वॉल्यूम होता है वो डबल हो जाता है। अब इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। अब इसके अंदर डिवीज़न होता है जो कि मियोटिक प्रकार का होता है, यानी कि ये आगे जाके मियोसिस के अंदर प्रवेश करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन इनके अंदर होगा। और पहला ये जो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर होते हैं, यानी ये सभी कोशिकाएं अब अगुणित हो जाती है। अब इसके बाद में दूसरा जो डिवीज़न होता है ये सिंपल समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, और प्रत्येक जो नए स्पर्मेटिड्स बनते हैं सभी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, और इसके बाद में ये इनके अंदर जो चेंजेज होते हैं उसके बाद में ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन या निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है इसके द्वारा 4 जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।